हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना। 2021 का कोरोना बच्चों के लिए इतना खतरनाक क्यों है? जब तीसरी लहर आएगी तो बच्चों के लिए खतरा और कितना ज्यादा है? एक्सपर्ट्स ने आगाह कर दिया है कि चैलेंज बहुत बड़ा है। बच्चों को बचाना है तो ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को कोरोना से कैसे सुरक्षित रखें, कैसे मजबूत करें उनकी इम्यूनिटी, ताकि जो उनका बच्चा है वो तीसरी लहर से लड़ सके। और इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे साथ डॉक्टर संजीव बगई हैं, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर ममता जाजू भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर बगई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये जो दूसरी लहर चल रही है, कहा यह भी जा रहा है एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए। गुड आफ्टरनून। जो हमने पिछले साल पूरे जो फेज में देखा है, बच्चों का जो इफेक्ट कोरोना का था वो काफी कम था। स्टेटिस्टिकली खाली 9% बच्चे एंड अंडर द एज ऑफ 18 इसके लहर आए थे। इस साल जो हम देख रहे हैं, दो अलग प्रकार की चीज देख रहे हैं। एक तो बच्चों पर जो इफेक्ट हो रहा है काफी ज्यादा मात्रा में है, कम से कम 20-25, किसी जगह 30%। और कोई सोसाइटीज एंड लोकल एरियाज जो काउंटीज हैं अमेरिका एंड कनाडा में अप टू 73%। सो बच्चों का काफी ज्यादा असर हो रहा है। दूसरी चीज, बच्चों की जो प्रेजेंटेशन है वो भी पिछले साल के हिसाब से काफी अलग है। रही बात तीसरे वेव की, मैं इस बिलीफ का हूं कि जो पेंडेमिक होता है अक्सर लहर में आते हैं, तो अगर हम 1, 2 या 3 या 4 गिनते रहें तो हम इन गिनती में ही फंस जाएंगे। हमारा खाली एक ही मकसद है कि अगले 3 महीने 4 महीने में हम उस हद तक वैक्सीनेशन ड्राइव को ले जाएं ताकि वैक्सीन इस पेंडेमिक की कमर तोड़े। अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव पर पूरा ध्यान, पूरा एग्रेशन दें तो मेरी काफी ज्यादा उम्मीद है कि ये जो नेक्स्ट सर्ज होगा मे बी बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो शायद ना ही हो। जी डॉक्टर संजीव, अगर हम वैक्सीनेशन को बहुत युद्ध स्तर पर करते हैं तो क्या हर्ड इम्यूनिटी तब तक बन जाएगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी आपने ये पूछा। इसमें दो भाग है। पहली चीज, जो हर्ड इम्यूनिटी है काफी फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। पहले कहा गया था कि 50-60% हो जाए, कोई रिसर्चर्स कहते हैं 60-70% हो जाए। ये किस चीज पर डिपेंडेंट है? हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब है कि इतना परसेंटेज गिवन पॉपुलेशन में इम्यूनिटी है कि अगर वो कांटेक्ट में आए SARS-CoV-2 कोविड-19 इन्फेक्शन के, वो आगे ट्रांसमिट ना करे। मतलब चेन ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिटी लेवल पर ब्रेक हो जाती है। अभी जो फिलहाल हम देख रहे हैं, क्योंकि म्यूटेंट स्ट्रेन्स ज्यादा हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सिलेक्टिव प्रेशर है, क्योंकि कोई पॉपुलेशन को वैक्सीन दिया गया है, काफी हद तक नहीं दिया गया, प्लस जो हम दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो वायरस है उसको चेंज कर देता है। अभी जो कहा गया है कि बिटवीन 70-75% चाहिए पॉपुलेशन की इम्यूनिटी ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचे। हैविंग सेड दैट, ये हर्ड इम्यूनिटी किसी टाइम पर होगी, नॉट ओनली फ्रॉम वैक्सीनेशन, पर बाकी कोरोना वायरसेस भी ह्यूमन बींग्स में होते हैं। उसे हम कहते हैं कॉमन कोल्ड कोरोना वायरसेस। उसकी हमें क्रॉस इम्यूनिटी होती है। कोरोना वायरसेस खाली ये पहली बारी ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं किया गया है, कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। बाकी 3 बीटा कोरोना वायरसेस हैं, उसे हम कहते हैं CC-CoV-2। वो नॉर्मल क्रॉस रिएक्टिव इम्यूनिटी ह्यूमन बींग्स को देते हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि टुवर्ड्स द लैटर पार्ट ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक हमें कुछ हद तक हर्ड इम्यूनिटी जरूर आएगी। जी डॉक्टर ममता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में कब तक इसके आने का अंदेशा जताया जा रहा है और क्या ये सेकेंड वेव से ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि हमने म्यूटेशन देखा है वायरस में? तो ज्योत्सना, अभी तो हम पहले सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट वेव थी उससे डेफिनेटली सेकेंड वेव में बच्चे काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। ओवरऑल शायद पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी स्प्रेड है, एयरबॉर्न हो गया है, तो बच्चों में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और यूजुअली बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट है, लेकिन कई बार थोड़े छोटे बच्चों में थोड़ा सीवियर टाइप का भी इन्फेक्शन दिख रहा है, स्पेशली जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनमें
कोई हार्ट की डिसीज है, किसमें किडनी की डिसीज है, ओबेसिटीज हैं और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो डेफिनेटली फर्स्ट वेव से ज्यादा सेकेंड वेव में जी है, ज्यादा स्प्रेड है बच्चों में, कम्युनिटी स्प्रेड के कारण है या म्यूटेशन ऑफ वायरस के कारण है, ये अभी नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली कम्युनिटी स्प्रेड है, इसीलिए नंबर ज्यादा आ रहा है बच्चों में। अच्छा, क्योंकि आप जी डॉक्टर ममता, और बात करते हैं थर्ड वेव की। थर्ड वेव का प्रिडिक्शन है, साइंटिस्ट का कहना है कि थर्ड वेव आएगा नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक होगा, जो शायद क्योंकि हम 18 अबव सारे वैक्सीनेट हो चुके होंगे, तो तब बच्चे ही बचते जो वैक्सीनेशन ग्रुप में कम हुए होंगे तब तक, तो चांसेस हैं कि वो शायद बच्चों में ज्यादा सीवियर होगा। लेकिन अभी आपने बच्चों में ओबेसिटी का जिक्र किया, तमाम अलग बीमारियों का जिक्र किया। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया है कि 30% से ज्यादा बच्चे ओबीज हैं, मोटापे के शिकार हैं और कई तरह की बीमारियां उन्हें हैं। तो ऐसे में उन बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्ट्रांग बनाया जाए? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट एंड एक्सरसाइज। दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो ध्यान दी जाए। जो आजकल के बच्चे हैं, क्योंकि अब तो स्कूल भी बंद है, खेलना भी बंद है, घर से बाहर निकलना भी बंद है, सारे बच्चे टीवी के सामने बैठे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं या कुछ और ऐसी वाली चीजें खा रहे होते हैं, विच इंक्रीजेस डेफिनेटली ओबेसिटी। तो पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय डाइट पे रिस्ट्रिक्शन करना, डाइट हेल्दी फूड देना, थोड़ा सा डाइट इंटरेस्टिंग बनाना, जिससे बच्चे थोड़ा सब्जियां खाना सीखें, थोड़ा सा जूसेस या इस तरह के फ्रूट्स खाना सीखें, जिससे वेट लॉस हो। सेकेंड चीज है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस। जो एक्सरसाइज हम घर में करा सकते हैं बच्चों से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो बहुत जरूरी है कि बच्चे करना सीखें। घर में बैठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, घर में बैठ के थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस करें कि कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी की तरफ ना जाए। और तीसरी चीज है कि उनको बाहर तो नहीं निकलने देना है। अभी जो स्थिति है उसमें बच्चे बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी है किसी जरूरी काम से, अगर नीचे तक उन्हें जाना है, सोसाइटी में जाना है, तो ग्रुप्स में ना जाएं, बच्चे इकट्ठे ग्रुप्स में ना हो। पेरेंट्स हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे कई बार नीचे सोसाइटी में खेलने जा रहे हैं, 5-6 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, मास्क नहीं पहना हुआ है, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि कौन उसमें से माइल्ड सिम्टम्स वाला या विदाउट सिम्टम्स वाला बच्चा कैरियर स्टेज पे है और वो सबको स्प्रेड करेगा, ये नहीं पता है। तो बच्चा बाहर निकला बिना मास्क के गया और उसने वो वायरस ले लिया, घर में आके उसने अपने बड़े लोगों को वायरस दे दिया, ग्रैंड पेरेंट्स को वायरस दे दिया, वो उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो पेरेंट्स से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को घर से अभी ना निकलने दें, निकले तो डबल मास्क पहन के रखें और मास्क पहनने का सही तरीका बच्चों को सिखाएं, हाथ धोने का सही तरीका बताएं, क्योंकि अभी ये दो ही चीजें हैं जो सबको बचाए जा रही हैं। वैक्सीनेशन से ऊपर भी ये दोनों चीजें हैं। जिन लोगों ने मास्क पहना है प्रॉपरली, उनको ये वायरस ने नहीं अटैक किया है। जिन्होंने अच्छे से हाइजीन मेंटेन किए, हाथ धोया है, उनको वैक्सीनेशन हुआ भी है, और अगर उन्होंने प्रॉपर केयर की है तो उनको नहीं अटैक किया है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो कोविड बिहेवियर है वो प्रॉपर नहीं है। तो अभी अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सारे बिहेवियर प्रॉपरली सिखा दें, उनका ध्यान रखें डाइट इम्यूनिटी के साथ में, प्लस कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स भी होते हैं, जैसे कई बच्चे जो ओबेज होते हैं, जो बहुत ज्यादा मैदा और आजकल के फूड स्टाइल्स खाते हैं, उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, इन सब की चीजें बहुत कम पाई गई हैं। सो ये कैरोटीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी हैं जो आप बच्चों को दिया जा सकता है, जो रूटीनली भी सारे बच्चों के लिए एडवाइस है। और अभी स्पेशली कोविड पीरियड में विटामिन सी और जिंक तो बोला ही जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर है। विटामिन डी इज ऑल्सो इम्यूनिटी बूस्टर, जो हम एडवाइस कर सकते हैं कि वो जरूर अपने बच्चों को दें। मतलब कोविड बिहेवियर का ख्याल रखना बच्चों को खासकर बहुत जरूरी है, बड़ों को भी रखना चाहिए। डॉक्टर संजीव पगई, मेरा आपसे सवाल यह है कि बच्चों में कोविड का हाई रिस्क क्या है? क्या वो चीज है जिसको लेकर बहुत चिंता सता रही है? ओके, तो जहां ममता ने छोड़ा मैं उससे आगे ही ले जाता हूं। मैं दोबारा ओबेसिटी पर आता हूं। पिछले 2 दिन में, लास्ट 48 आवर्स में वर्ल्ड वाइड रिसर्च पब्लिश हुई है, बच्चों में एंड एडल्ट्स में दोनों, बट बच्चों पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए ओबेसिटी एंड डायबिटीज दोनों, बट मेनली ओबेसिटी कोविड को क्यों ज्यादा प्रेसिपिटेट करती है। तो ओबेसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है जिसका परसेंटेज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ 108% ज्यादा इंक्रीज कर देता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड कोविड डेथ इज मोर देन 100%। तो जो लोग
ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, डायबिटीज हैं, उसको वेल कंट्रोल करना चाहिए। आपका एक मकसद, अगर कोविड मोटापे को सिखाता है कि आप अपना वेट लॉस कंट्रोल करिए, आप अपना डाइट पर कंट्रोल रखिए। और इसका कारण ये है कि ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, बायोकेमिकली ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है सेल का, वो बिल्कुल उल्टा कर देता है। जो अंदर जो पाथवे है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और लंग लीकी हो जाते हैं। लीकी मतलब फ्लूइड भरने लगता है, उसमें इंफेक्शन भर के इसलिए कोविड निमोनिया बनता है। ये जो अभी DRDO की एक ड्रग अभी 2DG आई है, ये इसी पाथवे को अटैक कर रही है कि हम अब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सेव करें एंड SARS-CoV-2 को नष्ट करें। जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं मोटापे के अलावा इज हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, जिन बच्चों को गुर्दे की, लिवर की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, या कोई बच्चे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के शिकार होते हैं, सीवियर ब्रोंकियल एस्थमा, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, जो बच्चे को अनफॉर्चुनेटली कैंसर के शिकार होते हैं, सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स, ब्लड कैंसर्स, कीमोथेरेपी एजेंट्स, इसमें 36% ज्यादा रिस्क रहता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी एज इट इज लो रहती है। बच्चों में स्पेशली हमने केयर रखना है कि अनकंट्रोल्ड, अनमॉनिटर्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड ज्यादा एंटीबायोटिक्स कोविड में नहीं देना है। सेकेंड चीज, घर में बैठे बैठे बच्चों को फोन पर स्टेरॉइड्स प्लीज नहीं एडवाइस करनी है। ये सारी चीज सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन, सुपर एडेड बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के शिकार बन सकते हैं और ये कभी कभी कोविड सेव कर देता है, और ये जो बाकी डिजीजेज हैं इसके कारण डेथ हो जाती है। तो हमने बहुत केयरफुली ट्रीटमेंट प्लान करने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात आपने कही है एंटीबायोटिक्स और दवाइयों से जुड़ी हुई, जिसका ख्याल माँ बाप को रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ममता, मैं इसी से आगे बढ़ते हुए आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसा कि आप कह भी रही थी कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए वर्कआउट, डाइट बहुत जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन में बच्चों को मोटिवेट कैसे करें, ये भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि घर में बैठे बैठे बच्चे बहुत साइकोलॉजिकली भी उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, बड़ा डिप्रेशन भी होने लगा है कि करें क्या, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस केस में पेरेंट्स भी काफी सारे घर पर हैं क्योंकि लॉकडाउन है और पेरेंट्स घर पर हैं, तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा बच्चों को वक्त दें। और वक्त देने में टीवी के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिसमें आप बच्चों को वक्त दे सकते हैं, बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं, बच्चों के साथ आप हंसी मजाक में एक्सरसाइज कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जहाँ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है और यहाँ पेरेंट्स को बच्चों के फ्रेंड बनना है जी। अब वो एक जो फ्रेंड वाला बिहेवियर है वो लाना है, बजाय ये कि बच्चों को डांटना है, तुम पढ़ाई करो, तुम ये नहीं करो, ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं करके बच्चों के साथ, उनके साथ बैठ के उनको टाइम देना है, क्वालिटी टाइम देना है। उनके साथ दूर से कुछ ना कुछ गेम्स खेलें, उनके साथ एक्सरसाइज करें, हंसी मजाक में उनके साथ बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जी। डॉक्टर ममता, क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है और बच्चों की एज की बात करें तो ये इसमें भी एक बड़ा एज ग्रुप है, इन्फेंट से लेकर टीन तक ये वेरी करता है। और हमारे एक दर्शक ने इसी से चिंतित होकर एक सवाल भेजा है। उनका सवाल ये है कि अगर मदर फीड करने वाले बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना से, तो ऐसे में उनका मेडिकेशन कैसा हो, उनका ट्रीटमेंट कैसा हो, क्योंकि उतना छोटा बच्चा ना गर्म पानी पी सकता है ना वो भाप ले सकता है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि अगर मदर पॉजिटिव है और मदर बच्चे को फीड करा रही है तो हम इन एनी केस मदर और बेबी को अलग नहीं रख सकते हैं। दैट इज क्रिमिनल कि बच्चा पॉजिटिव नहीं है तो आप बच्चे को माँ से अलग कर देंगे और माँ का दूध नहीं देंगे, क्योंकि माँ के दूध में इतने सारे इम्यूनिटी फैक्टर्स है, इतना इम्यूनोजेनिक है कि वो तो बच्चे को मिलना ही है। लेकिन इस समय माँ को ध्यान रखना है कि वो जब बच्चे को दूध पिला रही है तो थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां भी होना चाहिए। जब भी माँ बच्चे को गोदी में ले रही है, मास्क जरूर पहने, बच्चे को गोदी में लेने से पहले हाथ अच्छे से साफ करें, और जब बच्चे को अपने पास लेटाती है तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग करके लेटाएं, एकदम बिल्कुल पास में ना लेटाएं। लेकिन इन एनी सिचुएशन कोई भी दवाई माँ ले रही है, बच्चे को माँ का दूध बंद नहीं करना है। माँ जो भी दवाई लेगी, अगर कोविड से रिलेटेड कोई मेडिसिन ले भी रही है, उस केस में भी वो दूध पिलाना पूरे टाइम कंटिन्यू। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
तो देश के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को हमारे दर्शक सुन रहे थे। कोरोना पर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए दिन भर इंडिया टीवी पर हौसला बढ़ाने वाला ये कॉन्क्लेव जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने आज किन किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर कोरोना के हालात का जायजा लिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।